हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल करंट कॉम्बो में। यूपी पीसीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन मारिए। और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो फटाफट देखिए। 15 से 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखते हैं अगर आपको आते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पे तो बोलूँगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर होता है, यानी कि जो मीटर थर्मामीटर और थर्मामीटर, पायरोमीटर, ऑडियोमीटर, बहुत सारे मीटर होते हैं। तो इसमें एक पायरोमीटर है, ये किसके नापने में प्रयोग होता है? नंबर 1 वायुदाब, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 उच्च तापमान, नंबर डी भूकंप की तीव्रता। क्या इसका आंसर भूकंप की तीव्रता होगा? क्या आंसर आर्द्रता होगा या उच्च तापमान नापने के लिए होगा? तो सोचिए और बताइए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर है नंबर सी, उच्च तापमान। इसका सही आंसर है उच्च तापमान। उच्च तापमान का प्रयोग में ये किया जाता है। पायरोमीटर जो सूर्य से लेकर जो लॉन्ग डिस्टेंट वस्तुएं होती हैं उनको नापने के लिए किया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चंस है आपके सामने, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा ऊर्जा संचरण के लिए क्रिया संपादित होती है? यानी कि जो पौधे होते हैं, जो पौधे सोलर एनर्जी लेते हैं, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा लेते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा जो है किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रकाश को रसायन ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, प्रकाश को ताप ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, प्रकाश को जैव ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, या ऊष्मा के गतिज ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन सी और डी देखने से लगता है कि शायद ये होता होगा, इसको जैव रसायन में ऊर्जा चेंज कर देना या ऊष्मा की गतिज ऊर्जा में चेंज कर देना, जबकि ये आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है आंसर है ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? यानी कच्ची चीनी होती है, उसमें जो उसका जो कलर चेंज किया जाता है, उसमें एक चारकोल यूज किया जाता है। मतलब बाइट करते हैं ना, उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उसको निकालने के लिए, उसका कलर चेंज करने के लिए उसमें एक चारकोल यूज किया जाता है। उस चारकोल का नाम क्या है? नंबर ए लकड़ी का चारकोल, नंबर 2 चीनी का चारकोल, नंबर 3 नारियल का चारकोल, नंबर 4 एनिमल का चारकोल। इसका आंसर आई थिंक, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन एक बार इनको देखना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल आपको उसको एक बार देखना जरूरी है। आंसर है इसका एनिमल चारकोल, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है, हाँ, जो करते रहते हैं उनके लिए तो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा देखना जरूरी है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मलेरिया तथा डेंगू से निम्नलिखित में क्या मैच नहीं करता है? नंबर 1 ज्वर, नंबर 2 मच्छर की काट, नंबर 3 मानव प्रजाति, नंबर 4 मच्छर प्रजाति। यानी कि मलेरिया डेंगू जो रोग होते हैं, इन रोगों में कौन सी चीज़ मैच नहीं करती है? यानी कि इन लोगों से, यानी कि इन ये जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है? इनसे मलेरिया से क्या क्या हो सकता है, किसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, या इसके द्वारा क्या हो सकता है, मतलब बीमारियां हो सकती हैं, या किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं? क्या इससे बुखार आ सकता है? क्या इससे मच्छर की काट हो सकती है? क्या मानव प्रजाति प्रभावित हो सकती है? क्या मच्छर प्रजाति को प्रभावित करती हैं ये? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, मच्छर प्रजाति। मतलब मच्छर प्रजाति खुद को इन्फेक्टेड नहीं करेगी, हमको प्रभावित करेगी, यानी कि मानव प्रजाति को प्रभावित करेगी। ज्वर हो जाएगा, मच्छर की काट, ये इससे कोरिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को प्रभावित किया जाता है। मतलब जो हमारा जो सिग्नल होते हैं, हम जो टीवी भी देखते हैं, तो इसके जो सिग्नल किस क्या बोलते हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो डिवाइडेशन होता है, चुंबमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल और आयन मंडल, इन मंडलों में जो सिग्नल कहाँ तक जाकर ट्रांसमिटेड हो जाते हैं? बहुत बार आया क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसका सीधा आंसर है आंसर सी, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में जाते हैं और ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? नॉकिंग नॉकिंग खटखट वाली नॉकिंग नहीं, यानी कि इसमें जो कार जो चलती है, कार में जो नॉकिंग होती है, मतलब जो आवाज़, अनवांटेड आवाज़ होती है, जो क्या बोलते हैं, आपका आवाज़ निकलती है, वो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो नंबर 1, आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप पे भराए होंगे पेट्रोल, जो लोग मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ ड्राइव करती हैं लड़कियों को छोड़ के, तो लड़कियाँ भी नहीं, लड़कियाँ भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो करती हैं। मैं उनकी तरफ से वो जो मेरे मुँह से गलत शब्द निकला उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो जो उसमें नॉकिंग है, तो पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कुछ ना कुछ उस पर बड़े से पोस्टर पे कभी-कभी लिखा रहता है ये कि लेड फ्री लेड फ्री लेड फ्री ऑयल, लेड फ्री पेट्रोल, है ना? तो इससे क्या है, इससे नॉकिंग होती है, नॉकिंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, लेड टेट्रा इथाइल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता एक सिद्धांत है, अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए, जैसे अद्वैतवाद रामानुज, सांख्य वाले कपिल, है ना, और बहुत लोगों ने अलग अलग दिए। तो शून्यता के सिद्धांत का पहली बार वर्णन किसने किया था? नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 नागार्जुन, नंबर 3 आनंद, नंबर डी अश्वघोष। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, और जो पहली बार देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, और जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनको थोड़ा गलत हो सकता है, कहीं वो नागार्जुन ना लगाएं। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन आप जानते होंगे, ये नागार्जुन कौन से नागार्जुन है? ये नागार्जुन कौन से वाले नागार्जुन है? ये एक किताब है मिल्पनो में नागार्जुन एक वहाँ पे कोई राजा, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो आपस में संवाद करते थे, तो मिल्पनो किताब में उसका वर्णन दे रखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन है, कला संस्कृति। एलोरा में गुफाओं तथा शैलखंड मंदिरों पर किन लोगों का चित्र किया गया है, वो कौन से धर्म से रिलेटेड करता है? मतलब जो बौद्ध एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा गुफा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या इन तीनों के चित्र मिलते हैं, या कुछ ही, जैसे कि केवल बौद्धों के मिलते हैं, कि या केवल जैनों के मिलते हैं, या हिंदू जैनों के मिलते हैं? तो आप बताइए, इनमें एलोरा मतलब ऑल होता है, तो यानी कि इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, हिंदू और जैनों का, हिंदू और बौद्ध और जैनों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच कराना है, पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, असीगढ़ का युद्ध। पानीपत का युद्ध जानते होंगे, मराठा वाला, डेट याद ना हो तो 1761, मूवी देखी होगी यार, मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, 1761। और हल्दी घाटी के युद्ध 1576, तराइन का 1192, असीगढ़ का युद्ध 1601, है ना? तो इसका अगर मैच करा दिया तो ए का 2, यानी कि ए के 2 में सी ऑप्शन में इसका जो है आंसर नज़र आ रहा है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे की अवधारणा का निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? यानी अकबर ने जो एक तो लड़ाई द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसने सुलह-कुल यानी भाईचारे की नीति अपनाई थी। ये किस बेसिस पर उन्होंने अपनाई थी? नंबर 1 राजनीतिक उदारता को देखते हुए, धार्मिक सहनशीलता, उदारता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो जितने आप यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो अगर उपरोक्त सही रहता है तो लमसम 70% तक वहाँ से सही रहता है, लेकिन एक बार आप रिव्यू जरूर कर लीजिए। तो अकबर द्वारा अपनाए गए जो सुलह-कुल यानी कि आपस में मेल मिलाप वाली, सुलह-कुल मतलब आपस में मेल मिलाप। सुलह-कुल एक त्यौहार भी होता है जो आगरा मनाया जाता है, तो आगरा से रिलेटेड अकबर भी रहे होंगे, तो शायद इन्हीं की वजह से शायद बनाया जाता हो, या कुछ और धार्मिक कारण या सांस्कृतिक कारण रहता हो, लेकिन इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो आपका ये आंसर हुआ उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटी थी? एक तो भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो अवलोकन कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। तो सोचिए, बताइए। जो लोग पढ़ चुके हैं और जो लोग जानते हैं तो सीधा आंसर करते थे, ये भील विद्रोह हुआ था। डिटेल्स सब बताना पड़ेगा आपको हम फटाफट ये वीडियो खत्म करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी?
तो निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। उसके बाद 1935, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसका आंसर, मुझे आप कमेंट कीजिए। और शायद इसका आंसर शायद मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। आप बताइए थोड़ा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक, मतलब बहुत पढ़े रहते हैं हिस्ट्री में, तो ये पीछे ही पढ़े रहते हैं यार, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने जो ये कथन है, ये कौन से अधिवेशन में कहा था? बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ 1916, कलकत्ता 1906। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित गई पहली पत्रिका कौन सी थी? तो इसका जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थी, उन्होंने प्रकाशित पहली पत्रिका कौन सी थी? नवजीवन थी, हरिजन थी, अफ्रीकन न्यूज़ थी, या इंडियन ओपिनियन थी? देखो, नवजीवन पे जाना मत, हरिजन अम्बेडकर की लड़ाई के बाद आई थिंक वो, और इंडियन ओपिनियन इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। तो इसका आंसर हुआ सी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर ये कितने दिन में भर जाना चाहिए? तो 6 माह या 3 महीने, 1 वर्ष में, या संसद द्वारा निर्धारित अवधि में? तो लॉजिकली क्वेश्चन है, और पढ़ते हैं उनके लिए कोई लॉजिकली क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 6 माह में भर जाना चाहिए पद, ठीक है, 6 महीना होते ही ये पद भर जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, मूल अधिकारों से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप जल्दबाजी मत करना, इसमें 23 और 24 में कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 वयस्कों वाला रहता है, अनुच्छेद डी रहता है वो बच्चों वाला रहता है, ठीक है। इसका सही आंसर है तो अनुच्छेद 24। उसके बाद पंचायती राज, ये तो भाई पीछा छोड़ती ही नहीं है। पंचायती राज की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नंबर 1 रोजगार बढ़ावा, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा, लोगों की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है पता ही है कि महात्मा गांधी जी ने इसकी वकालत की थी, और इन्हीं के कहतन पे ही ये अपना पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। तो मेन उद्देश्य का यही था कि लोगों जो भारत के लोग हैं, इनको थोड़ी राजनीतिक चेतना जगाकर छोटे छोटे निरस्त पदों पे इनको विभक्त किया जाए, जिससे कि एक भारत को संरचनात्मक देश बन के तैयार हो, और ये और अपने खुद के मूल अधिकार को समझें और एक अच्छे देश का विकास करें। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका असली उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित, ये शायद मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, इसके बाद पीडीएफ होती है ख़त्म। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ, और मैं लगातार आपके सामने वीडियो डालता रहूँगा, और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, जिससे कि मैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने लेके आऊँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और जय ऑल करेंट कॉम्बो।